शियू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब वह मैजिकल पेट्स की दुनिया में दोबारा जन्मा। उसे एक ऐसा रेयर टैलेंट मिला जिससे वह खास जीवों की स्किल्स कॉपी कर सकता था और दूसरों को सिखा सकता था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर। क्या वह सबसे ताकतवर पेट टेमर बन पाएगा? चलो पता करते हैं। कहानी शुरू होती है एक शांत दिन से, जब शियू आराम से बिस्तर पर सो रहा होता है। अचानक एक किताब उसके सिर पर गिरती है। जैसे ही उसे होश आता है, खंडहरों में हुए एक एक्सीडेंट की फ्रैगमेंटेड मेमोरीज उसके दिमाग में उमड़ने लगती हैं। वह मानता है कि शायद किसी ने उसे बचा लिया होगा, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह एक अजीब से कमरे में है। उस अनजान कमरे में शिव के सामने एक शीशा रखा हुआ था। जैसे ही उसने उसमें देखा, वह यह देखकर हैरान रह गया कि एक बिल्कुल अलग चेहरा और शरीर उसे घूर रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह किसी और के शरीर में ट्रांसमिग्रेट हो चुका है। कुछ समय पहले वह एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट था, लेकिन अब वह एक साधारण हाई स्कूलर बन चुका है। कमरे को स्कैन करते हुए उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। उसे उठाकर जैसे ही वह पढ़ने लगा, उसे पता चला कि यह जानवरों को टेम करने के बारे में है। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी नई पहचान की यादें उसके दिमाग में आने लगीं। उसे समझ में आया कि वह अब धरती पर नहीं है, बल्कि एक दूसरे प्लेनेट ब्लू स्टार पर है। इस दुनिया में यहाँ जानवर, पौधे और यहाँ तक कि प्रकृति के तत्व जैसे पहाड़ और नदियां भी इवॉल्व होकर बुद्धिमान और शक्तिशाली जीव बन सकते हैं। धरती से आए किसी इंसान के लिए ये सब मिथिकल क्रीचर्स जैसे लगेंगे। इस दुनिया के इंसानों के पास टेमिंग नाम की एक खास शक्ति होती है, जिससे वे इन विकसित जीवों को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन के जरिए टिमर्स अपने दिमाग में ऑल्टरनेट डायमेंशंस बनाते हैं, जहां वे इन असाधारण जीवों को पकड़ते और टेम करते हैं। इसी शक्ति की वजह से मानवता ने यहाँ तरक्की की है और इसे द टेमिंग एरा का नाम दिया गया है। टेमर्स को यहाँ समाज में एलीट्स माना जाता है, लेकिन जंगलों और विल्डरनेस में मानव बस्तियों के बाहर का इलाका ताकतवर जानवरों से भरा हुआ है, जो कभी-कभी भारी तबाही मचा देते हैं। शियू को याद आता है कि उसकी मौजूदा पहचान में उसके परिवार को एक मॉन्स्टर के हमले में खो दिया गया था। अब इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के बाद उसे पूरी तरह एहसास होता है कि वह ट्रांसमिग्रेट हो चुका है, लेकिन यह एहसास उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करता। अपनी पिछली जिंदगी के मुकाबले वह अब कुछ भी खास नहीं है। फिर भी अपनी मौजूदा स्थिति से वह बेस्ट निकालने की ठान लेता है। वह अपना स्टेटस चेक करता है और पता चलता है कि वह ग्लेशियर सिटी के पेट सेंटर में सिर्फ एक इंटर्न ब्रीडर है। शियू एक किताब उठाता है, जिसका नाम है गाइड टू इंटर्निंग एड ब्रीडिंग बेसिस। वह पढ़ते हुए सोचता है कि कैसे उसने कभी एक लोन एप्लीकेशन भरा था और एक अनाथ के रूप में उसकी मुश्किल जिंदगी रही, जो आखिरकार एक लो रैंकिंग वर्कर बनकर खत्म हुई। लेकिन अपनी बदकिस्मती के बावजूद वह ठान लेता है कि आज का काम पूरा करके ही रहेगा। सुबह उसे अकेले स्नो वुल्व्स को खाना खिलाना है और दोपहर में अपनी टीम के साथ ग्रीन कॉटन वर्म्स का खाना ट्रांसपोर्ट करना और उनका ग्रोथ डेटा इकट्ठा करना है। वह जानता है कि स्नो वुल्व्स मांसाहारी होते हैं और उनकी डरावनी वायलेट आइज किसी को भी घबरा सकती हैं। शियू को खुद पर थोड़ा शक होता है कि क्या वह यह कर पाएगा, लेकिन फिर वह खुद को समझाता है, अगर एक इंटर्न ये कर सकता है, तो मैं भी मैनेज कर सकता हूँ। उसे याद आता है, शिव को याद आता है कि वह थ्योरी क्लासेस में हमेशा आगे रहता था और उसके पास एक अनोखा टेमिंग टैलेंट था, टेलीपैथी। इस टैलेंट से वह किसी भी चीज के साथ कम्युनिकेट कर सकता था। भले ही यह टैलेंट कॉम्बैट के लिए सही नहीं था, लेकिन रिसर्च और डिप्लोमेसी में इसके बहुत काम आने की संभावना थी। शिव सोचता है कि क्यों ना इसे क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसने फैसला किया कि वह इस स्किल की मदद से वुल्फ्स से दोस्ती करेगा। अपनी इस एबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए उसने अपना टेमिंग डिमेंशन एक्टिवेट किया। उसके सामने एक चमकता हुआ रेडिएंट स्पार्कलिंग क्यूब उभर आया। अंदर उसे एक तैरती हुई किताब दिखी, जिसके बीच में एक कीमती ज्वेल लगा हुआ था। शिव को लगा कि शायद इसमें कोई दूसरा टैलेंट छुपा हुआ है। वह उत्साह से उसे खोलता है और उसके अंदर से स्किल्स हैंडबुक निकलती है। ये बेहद दुर्लभ। शिव जानता है कि ये टैलेंट उसे असाधारण जीवों से स्किल्स कॉपी करने और उन्हें सिखाने की क्षमता देता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत। उसे यह भी पता चलता है कि स्किल्स को देखने, जानवर को छूने और दोनों को 1 घंटे के अंदर करना जरूरी होता है। इसके अलावा स्किल्स सिखाने में स्टेमिना और उस जानवर के साथ कंपैटिबिलिटी की भी जरूरत होती है। इन सब सीमाओं के बावजूद शिव यह समझ जाता है कि स्किल्स हैंडबुक
उसके लिए एक महत्वपूर्ण एज साबित हो सकता है। वो टेमिंग बेसिक्स को रिव्यू करता है और समझता है कि एक टेमर की ताकत उसके पेट बीस्ट्स की टैलेंट्स, नॉलेज और स्किल्स की मास्टरी पर निर्भर करती है। किताब बंद करते हुए वह सोचता है कि उसके पास दो टैलेंट्स हैं और यह एक शानदार मौका हो सकता है। वह समझने की कोशिश करता है कि उसके पास दो टैलेंट्स क्यों हैं और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ब्लू प्लैनेट का शिव स्किल्स हैंडबुक टैलेंट रखता है, जबकि ट्रांसमिग्रेटेड शिव के पास टेलीपैथी है। इस सोच के साथ वह खुद को शांत करता है और समझता है कि दो टैलेंट्स होना वास्तव में एक अच्छा मौका है, बल्कि एक बोनस है। सकारात्मक सोचते हुए वह खुद को यकीन दिलाता है कि जो भी संसाधन उसके पास हैं, उनका सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन फिर अचानक तेज बीपिंग की आवाज आती है, जो उसे याद दिलाती है कि अब देर हो रही है। शिव अपने डेली मिशंस को याद करता है और अपनी इंटर्नशिप के लिए जल्दी से निकल पड़ता है, सोचते हुए कि शायद स्नो वुल्व्स भूखे होंगे। उसने एक कैमोफ्लेज सूट पहना और गले में ब्लू स्कार्फ लपेटा। फिर वह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बैठकर फैसिलिटी की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह स्नो वुल्व्स के खाने की तलाश करता है। उसे कुछ आइस बोर्न बॉक्सेस मिलते हैं और जब वह अंदर देखता है तो उसे ताजे मार्बल्ड मीट का ढेर दिखाई देता है, जो देखकर उसका मन ललचाता है। शिव सोचता है, डैम, इन पेट बीस्ट्स का खाना तो इंसानों से भी ज्यादा शानदार है। वह एक बॉक्स उठाता है ताकि मीट को ट्रांसपोर्ट कर सके। तभी तीन सहकर्मी उसे मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम स्नो वुल्व्स को खाना खिलाने जा रहे हो? वे उसे याद दिलाते हैं कि स्नो वुल्व्स दोस्ताना नहीं होते और शायद उसे डैंडिलाइन क्लम्प्स चाहिए होंगे ताकि अगर कुछ हो तो इलाज कर सके। शिव के चेहरे पर चिंता देख वे उसे तसल्ली देते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वुल्फ किंग मौजूद है। फिर वे हंसते हैं और मदद का ऑफर देते हैं, लेकिन शिव उन्हें धन्यवाद कहता है और बताता है कि वह खुद संभाल लेगा। वे उसे अलविदा कहते हैं। शिव तीन बॉक्स लेकर बाहर निकलता है और एक दूसरी बिल्डिंग में प्रवेश करता है। वह एक रैंप चढ़ता है जो स्नो वुल्फ ब्रीडिंग एरिया की ओर जाता है। शिव सोचता है कि उसका पहला कदम इस नई दुनिया से खुद को पूरी तरह से अनुकूलित करना होगा। फिर रिश्तों की बात बाद में आएगी। ब्रीडिंग एरिया एक सफेद बर्फीली पहाड़ों के बीच स्थित है। मीट के बॉक्स अनलोड करते वक्त शिव कुछ पल रुककर अपने विचारों को संगठित करता है। तभी दो स्नो वुल्व्स उसके पीछे प्रकट होते हैं। उनकी वायलेट आइज चमकती हैं। जैसे ही वे अपने शिकार को देखते हैं, शिव के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है और वह सही से यह नहीं समझ पाता, ठंड से या डर से। शिव यह नहीं समझ पाता। लेकिन तभी स्नो वुल्व्स ने जोर से दहाड़ मारी, जिससे वह चौंक गया। शिव तुरंत मुड़ता है और चीख पड़ता है, क्योंकि उसके सामने स्नो वुल्व्स का एक झुंड खड़ा होता है। अचानक उसकी यादों में एक फ्लैशबैक आता है, जैसे कंप्यूटर में डेटा लोड हो रहा हो। शिव को याद आता है कि स्नो वुल्व्स के पास आइस एट्रीब्यूट है और ये हाई लेवल ट्रांसेंडेंट बीस्ट के रूप में वर्गीकृत होते हैं। स्नो वुल्व्स, जो बर्फीली पहाड़ियों में विकसित हुए हैं, उनके पास स्टील को नष्ट करने की ताकत है और बर्फीले तूफानों में शिकार करने की क्षमता भी है। उनकी स्किल्स में फ्रीज क्रंच, आइसी स्लैश, स्नो मास्क और कोल्ड ब्रेथ शामिल हैं। शिव को यह जानकारी मिलने के बाद वह समझ नहीं पाता कि यह उसे ज्यादा आत्मविश्वासी बनाता है या और भी घबराहट महसूस कराता है। अपने टेलीपैथी टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए शिव स्नो वुल्व्स के विचारों को पढ़ता है। ये जानवर बेहद भूखे हैं, इतने भूखे कि शिव भी उन्हें एक संभावित भोजन जैसा लग रहा है। वुल्व्स उसे शरारती मुस्कान के साथ घूरते हैं और शिव ये सोचता है कि क्या टेलीपैथी वाकई में एक आशीर्वाद है या एक शाप। जैसे जैसे स्नो वुल्व्स उसकी ओर बढ़ते हैं, शिव यह सोचता है कि क्या वह उन्हें खाना खिलाने आया है या खुद उनका भोजन बनने। उनके चमकते हुए वायलेट आइज शिव पर टिकी रहती हैं, जबकि वह उनके लिए मीट का बॉक्स पकड़े हुए हैं। निराशा में शिव वुल्फ किंग को पुकारता है, उम्मीद करता है कि मदद मिलेगी। उसे याद आता है कि उसे बताया गया था कि अगर वुल्फ किंग मौजूद है तो सब कुछ ठीक रहेगा। तभी एक जोरदार शक्तिशाली हाउल बर्फीली जमीन पर गूंज उठता है। झुंड के पीछे से एक विशालकाय भालू प्रकट होता है, जो हर पैर में सोने की चूड़ियां और शरीर पर दो सोने की पट्टियां पहने हुए हैं। वुल्फ किंग शियू की ओर बढ़ता है और बाकी वुल्व्स तुरंत रास्ता देते हुए बैठ जाते हैं। उस अद्भुत दृश्य को देखकर शियू जड़ हो जाता है। वुल्फ किंग उसके पास आता है और अपनी नाक शियू के माथे पर लगाता है। उस ठंडी भावना से शिव सोचता है कि क्या यह वुल्फ किंग का उसे चिन्हित करने का तरीका है।
शायद वह उसे अपनी महक छोड़कर पहचानने का संकेत दे रहा है। शियू राहत महसूस करता है कि यह चिह्नन केवल नाक लगाने तक सीमित था, न कि किसी और खतरनाक चीज के लिए। जैसे ही शियू पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है, अचानक स्किल्स हैंडबुक सामने प्रकट हो जाती है। उसने इसे नहीं बुलाया था, और इसका अचानक प्रकट होना उसे चौंका देता है। किताब खुद ब खुद खुल जाती है और पन्नों के बीच एक रोशनी का गोला उभरता है। किताब में एक नई जानकारी दिखाई देती है, जिसमें लिखा होता है कि वुल्फ किंग की स्किल इंटिमिडेशन है। इंटिमिडेशन एक उच्च स्तर की मानसिक स्किल है जो उपयोगकर्ता को अपनी ऑरा का उपयोग करके दूसरों को डरा, हतोत्साहित या आदेश देने की क्षमता देती है। यह कमजोर विरोधियों को पूरी तरह से नॉक आउट भी कर सकती है। शियू को यह समझ में आता है कि वुल्फ किंग ने अभी अभी एक दुर्लभ और शक्तिशाली क्षमता का प्रदर्शन किया है। शियू अपना दिन इस सोच के साथ शुरू करता है। शियू स्किल्स हैंडबुक का इस्तेमाल करके इंटिमिडेट स्किल को कॉपी करता है, जो कि वुल्फ किंग की विशेषता है। वह सपने देखने लगता है कि वह इस शक्तिशाली स्किल को अपनी भविष्य की पेट बीस्ट को सिखाएगा। वह यह भी कल्पना करता है कि कभी वह एक बीस्ट किंग को पालेगा। लेकिन उसकी सोच को अचानक वुल्फ किंग की गहरी ग्राउल से तोड़ा जाता है, जो उसे नीचे देखकर यह जांचता है कि क्या शियू डर रहा है। शियू अपनी टेलीपैथी टैलेंट का इस्तेमाल करके वुल्फ किंग के विचारों को महसूस करता है और नोट करता है कि उस जानवर को यह नहीं पता कि शियू कितना उत्साहित है। शियू मीट के बॉक्स को उठाता है और स्नो वुल्फ्स को खाना खिलाने लगता है। क्योंकि वुल्फ किंग ने उसे चिन्हित किया है, बाकी वुल्व्स शांत और पालनशील रहते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए शियू उनके सिर पर हाथ फेरता है। उसकी हैरानी का अंदाजा लगाइए, एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट दिखाई देता है, जो यह दिखाता है कि इंटिमिडेट स्किल को उन वुल्व्स को सिखाया जा सकता है। शियो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने खुद के वुल्फ किंग को पाल सकता है। लेकिन जल्द ही वह अपनी उत्तेजना पर काबू पाता है, यह समझते हुए कि कई वुल्फ किंग्स को बिना ठीक से योजना बनाए रिलीज करना खतरनाक हो सकता है। फिर उसने अपनी सोच को फिर से सही दिशा में मोड़ा और यह सुनिश्चित किया कि वुल्व्स अच्छे से खा लिए हों। खाने का सत्र बिना किसी और स्किल के इस्तेमाल के खत्म हो जाता है, जिससे शियू को और कोई नई क्षमता कॉपी करने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद वह बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ता है, खुश होकर कि उसे एक उच्च स्तरीय मानसिक स्किल मिली है। रास्ते में उसे एक ग्रीनबैक ईगल उड़ता हुआ दिखाई देता है और एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, जिसमें बताया जाता है कि इंटिमिडेट उस ईगल को भी सिखाया जा सकता है। शियू को यह ख्याल आता है कि वह एक वुल्फ किंग और एक बर्ड किंग दोनों को पाल सकता है, और वह इस विचार से और भी उत्साहित हो जाता है। लेकिन फिर वह समझता है कि अभी इंटर्नशिप के 3 महीने बाकी हैं, तो उसे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा जारी रखता है, शियू एक बिलबोर्ड देखता है, जिसमें आयरन बैम्बू बेस की प्रमोशन चल रही है। यहाँ आयरन ईटर्स 50% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, खासकर पिंगचंग डिस्ट्रिक्ट के निवासियों के लिए। शिव पहले ही एक आयरन ईटर को अपनी पहली पेड बीस्ट के रूप में चुन चुका है और अपनी पसंद से बेहद खुश है। आयरन ईटर्स का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि वे कठोर और डरावने होंगे, लेकिन असल में वे बहुत ही प्यारे होते हैं। पांडा जैसे दिखते हैं, जिनकी हरी आंखें, गोल शरीर और फुली बर होते हैं। ये मिडिल लेवल ट्रांसेंडेंट बीस्ट होते हैं, जिनकी एक ही स्किल होती है, हार्डन, जो कि इस तेजी से विकसित हो रही दुनिया में ज्यादा प्रभावशाली नहीं लगती। शियू इसे उनके स्वाभाविक आलस्य के कारण मानता है, लेकिन उनकी दुर्लभता को वह बहुत महत्व देता है। आयरन ईटर्स लोहे और खनिजों को खाकर अपनी हार्डन स्किल को एक्टिवेट करते हैं, और शियू इनके ट्रेनिंग के लिए कुछ नए तरीके सोचने लगता है। वो हार्डन को इंटिमिडेट के साथ जोड़ने का सोचता है और शायद सेंसिंग या एजिलिटी स्किल भी डालने का सोचता है, ताकि एक जबरदस्त आयरन ईटर बनाया जा सके। वो अपनी नई सोच पर काफी कॉन्फिडेंट है और इसे करके दिखाने का तय करता है। लेकिन पहले उसे इंटर्नशिप के अंत तक अपना ब्रीडर सर्टिफिकेट लेना होगा। अपने फ्यूचर के आयरन ईटर के बारे में सोचते हुए शियू और भी मोटिवेटेड हो जाता है और अपनी अगली टास्क की ओर बढ़ता है, ग्रीन कॉटन वर्म्स का ग्रोथ डेटा इकट्ठा करना। एक्सपेरिमेंटल एरिया 01 पहुंचने पर टीम लीडर उसे टास्क की सिंप्लिसिटी समझाता है, लेकिन यह भी चेतावनी देता है कि पुअर परफॉर्मेंस होने पर 1000 वर्म्स का पनिशमेंट होगा। शियू इसे एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझता है और वर्म्स के ग्लास इंक्लोजर्स की ओर बढ़ता है,
ग्रीन कॉटन वर्म्स छोटे होते हैं, लगभग उंगली के साइज के, और ये ज्यादातर फार्म्ड स्पीशीज होते हैं। इनकी लो लेवल के बावजूद इनके पास कई इवोल्यूशनरी पाथ्स होते हैं। हर वर्म हरा रंग का होता है और उसके सिर के ऊपर पीले डेविल लाइक हॉर्न्स होते हैं। शियू उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन वर्म्स घबराए हुए स्क्वीक करने लगते हैं जैसे ही उसका हाथ उनके पास पहुंचता है। एक बहादुर वर्म उसकी उंगली पर चढ़ता है, लेकिन बाकी के वर्म्स तुरंत सिल्क स्प्रे कर देते हैं, जो शियू के चेहरे और शरीर पर चिपक जाता है। शियू इन वर्म्स का ध्यान से अवलोकन करता है और महसूस करता है कि इनका रिएक्शन इस बात को दिखाता है कि उसे अलग तरीके से इनसे निपटना होगा। जैसे ही एक बहादुर वर्म उसकी उंगली पर चढ़ता है, वह गुस्से से घूरता है और तभी उसके सिर के ऊपर एक हरा एक्सक्लेमेशन पॉइंट दिखाई देता है। शियू हैरान हो जाता है कि यह छोटा सा क्रीचर भी ग्रीन कॉटन वर्म किंग बनने की क्षमता रखता है। वर्म अपनी दिलचस्पी खोकर वापस अपनी केज में कूद जाता है, लेकिन कुछ ही पल बाद स्किल्स हैंडबुक अपने आप खुल जाता है और उसमें एक नया स्किल सिल्क थ्रेड रिकॉर्ड होने की सूचना मिलती है। शियू हैरान होकर समझता है कि यह बग टाइप स्किल भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो बहुत काम की हो सकती है। हैंडबुक यह भी बताता है कि स्किल्स जैसे सिल्क को बार बार सिखाने से और बेहतर किया जा सकता है, जिससे शियू की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। अपने डॉर्म में वापस जाकर शियू ब्रीडिंग बेस का अध्ययन करता है और पता चलता है कि वहां 51 पेट बीस्ट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर बेसिक और लो लेवल स्किल्स रखते हैं। ये उसके विजन के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स पालना चाहता है। शियू ने अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह एक्सप्लोर करने का फैसला किया, खासकर असाधारण जीवों और उनकी क्षमताओं को समझने के लिए। उसने ठान लिया कि वह अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल करेगा और खासकर मिड और हाई लेवल स्किल्स पर फोकस करेगा। उसकी प्राथमिकता सेंसिंग और एजिलिटी एबिलिटीज को बढ़ाने की थी, लेकिन साथ ही वह अपनी स्किल कॉपी करने की क्षमता की सीमाओं का भी ध्यान रख रहा था। अपने रिसर्च के दौरान उसने डैंडेलियन क्लम्प नाम के एक पौधे जैसे जीव के बारे में पढ़ा, जो अपनी हीलिंग क्षमताओं के लिए मशहूर था। इसे मॉडल हीलर के रूप में जाना जाता था और यह शियू का अगला टारगेट बन गया। शियू ने इसे करीब से देखने का प्लान बनाया। उसने इन्फर्मरी जाने का नाटक किया और अपनी कलाई के मोच का बहाना बनाकर वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही एक काले बालों वाली डॉक्टर ने उसका स्वागत किया। उसने अपने चश्मे को ऊपर खिसकाते हुए शांत स्वभाव से शियू की स्थिति को आंका। डॉक्टर को जल्दी समझ में आ गया कि शियू नया इंटर्न है और शायद ये सब ड्रामा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने शियू का साथ देने का फैसला किया। शियू ने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक्टिंग की, ये पूछते हुए कि क्या उसकी चोट उसके काम पर असर डालेगी। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि यह मामूली चोट है और उसका इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही डॉक्टर ने अपनी उंगली चटकाई, शिव यह देखकर हैरान रह गया कि उसने बिना किसी मंत्र या एक्स्ट्रा प्रोसेस के डैंडेलियन क्लम्प को बुला लिया। वह एक कपास की तरह दिखने वाला जीव था, जिसके अंदर छोटी छोटी आंखें थीं। उसकी मौजूदगी जादुई और बेहद शांतिपूर्ण थी। डैंडेलियन क्लम्प शिव के पास आया और उसकी कलाई को हील करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में शिव ने दर्द को गायब होते हुए महसूस किया। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि ज्यादा दर्द नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस तेज और सटीक ट्रीटमेंट से काफी प्रभावित हुआ। जैसे ही उपचार पूरा हुआ, उसके स्किल्स हैंडबुक ने एक नई सूचना दी, हाई स्पीड हीलिंग रिकॉर्डेड। शियू को समझ में आया कि उसने एक मिड लेवल वुड टाइप हीलिंग स्किल कॉपी कर ली है, जो रिकवरी स्पीड को तेजी से बढ़ा सकती है। अब उसे यह भी यकीन हो गया कि वह इस फैसिलिटी के पेड बीस्ट्स की स्किल्स को कॉपी कर सकता है। शिव ने अपनी प्रोग्रेस पर गौर किया। उसके इंटर्नशिप के 3 महीने बचे थे और उसे लगा कि उसके पास नई स्किल्स इकट्ठा करने के कई मौके हैं। डॉक्टर ने उसका इलाज खत्म करते हुए उसे हल्के अंदाज में छेड़ा कि वह छोटी सी चोट पर इतना ओवर रिएक्ट कर रहा था। यहां तक कि डैंडेलियन प्लांट ने भी उसके साथ टेलीपैथिक तरीके से कहा कि उसकी चोट मामूली थी। गिल्ट महसूस करते हुए शिव ने वादा किया कि वह ज्यादा सावधान रहेगा। उसने सोचा कि अगली बार डॉक्टर और उसके प्लांट बीस्ट के लिए स्नैक्स लेकर आएगा, ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सके। उसने खुद को समझाया कि यह उनके साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने का सही तरीका होगा। छोटी चोटों का इलाज पेट बीस्ट्स द्वारा करवाने से उनकी स्किल मास्टरी में सुधार होता है। यह देखकर शिव को लगा कि उसका यह एक्सपेरिमेंट वाकई फायदेमंद रहा। अपने डॉर्म में लौटने के बाद शिव को एहसास हुआ कि बार बार स्किल्स सिखाने से पेट बीस्ट्स की मास्टरी तेज हो सकती है। यह खोज उसके लिए गेम चेंजर की तरह थी,
जो उनके ट्रेनिंग स्पीड को काफी बढ़ा सकती थी। उसने दिन भर की घटनाओं पर सोचा और यह देखकर हैरान था कि उसने इतनी कम समय में कितना कुछ सीख लिया। उसे याद आया कि डॉक्टर भी एक इंटर्न टेमर थी। उसने टेमर्स एसोसिएशन की यूनिफाइड परीक्षा के बारे में सोचा और खुद से पूछा कि उसे एक ऑफिशियल टेमर बनने में कितना समय लगेगा। इन्हीं ख्यालों के साथ वह सो गया। अगले 3 महीनों में शिव ने हाई पोटेंशियल स्किल्स कलेक्ट करने पर फोकस किया, लो लेवल स्किल्स को नजरअंदाज करते हुए। उसने सुपर साइट नाम की एक विंड टाइप स्किल सीखी, जो हाई लेवल बर्ड बीस्ट से आई थी और नजर तेज करती थी। इसके अलावा उसने एब्सोल्यूट स्लंबर नाम की एक रिकवरी स्किल भी सीखी, जो एक ब्रीडर के ट्रांसेंडेंट पेट बीस्ट से जुड़ी थी। यह स्किल डीप स्लीप के जरिए तेजी से रिकवरी कराती थी और हाई स्पीड हीलिंग के साथ मिलकर मेडिकल खर्च बचाने में मदद करती थी। शिव मजाक में कहता है कि उसके आयरन ईटर को उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना होगा। हालांकि उसे यह भी पता चलता है कि उसकी स्किल्स हैंडबुक में सिर्फ 5 स्किल्स ही स्टोर हो सकती हैं। यह सीमा जानकर वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसने इसका समाधान खोजने की ठानी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी टेमिंग टैलेंट को सुधार सके, तो शायद हैंडबुक की क्षमता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही उसने यह भी सीखा कि अपने टेमिंग डायमेंशन को मजबूत करना कितना जरूरी है। मेडिटेशन के जरिए इसे स्ट्रांग बनाने से यह हाई लेवल बीस्ट्स को संभालने, उनकी ग्रोथ तेज करने और उसके टेमिंग टैलेंट को बढ़ाने में मदद करता है। शिव ने एक लक्ष्य तय किया, 1 साल के अंदर प्रोफेशनल टेमर बनना। अपने ग्लेशियर सिटी ब्रीडिंग बेस इंटर्न ब्रीडर सर्टिफिकेट के साथ शिव ने अपनी अगली यात्रा की तैयारी की। वह आयरन बैम्बू ब्रीडिंग बेस जाने लगा, जहां उसने 3 महीने पहले एक आयरन ईटर खरीदा था। बेस के पास पहुंचते हुए उसने अपने होम टाउन ग्लेशियर सिटी के बारे में सोचा। यह पिंग किंग डिस्ट्रिक्ट का एक सेकेंड टियर शहर था, जो अपने खास बीस्ट आयरन ईटर के लिए जाना जाता था। आयरन बैम्बू बेस के गेट पर खड़ा होकर शिव ने सीढ़ियों की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक मजबूत इरादा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने पसीना पोंछा। यह जगह उसे सुनसान सी लगी। जैसे ही उसने अपनी सांस संभाली, एक तेज दहाड़ ने उसे चौंका दिया। ऊपर देखते ही वह जम सा गया। एक विशाल आयरन ईटर उसे घूर रहा था। डरते हुए उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह असली नहीं, बल्कि एक मास्कॉट था। उस मास्कॉट के अंदर एक इंसान था, जिसका नाम लिंशू था। वह आयरन बैम्बू बेस का कर्मचारी था। उसकी कॉस्ट्यूम पर आयरन बैम्बू स्टाफ लिखा हुआ था। इस भरी गर्मी में इतनी भारी कॉस्ट्यूम पहने किसी को देखकर शिव को एक साथ हैरानी और हंसी आई। शिव ने खुद का परिचय दिया और लिन से पूछा कि वह ऐसा भारी कॉस्ट्यूम क्यों पहने हुए हैं। लिन ने असहज महसूस करते हुए समझाया कि मास्कट पहनने से उसे आयरन ईटर्स के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद मिलती है, जो ब्रीडर्स के लिए बेहद जरूरी है। शिव उसकी लॉजिक से सहमत हुआ और उसकी बात की सराहना की। उसकी आवाज और हाव भाव से शिव को एहसास हुआ कि लिन एक लड़की है। शिव ने विनम्रता से कहा कि वह अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा है। इस पर लिन ने भी नम्रता से कहा कि मेहनत से कोई भी उसका काम कर सकता है। बातचीत का रुख बदला जब लिन ने उत्साह से आयरन ईटर की कॉस्ट्यूम्स बेचने की कोशिश की और कहा कि अगर वह 2 खरीदेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। शिव को उम्मीद थी कि उसे आयरन ईटर पर डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अंत में थोड़ा निराश होकर उसने कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए हाँ कर दी और लिन के पीछे पीछे अंदर चला गया। मास्कॉट उतारते हुए लिन ने खुद को दिखाया। वह एक लंबी लड़की थी, जिसके लंबे काले बाल और चमकीली पीली आंखें थीं। उसने हरे पांडा स्वेटर और शॉर्ट्स पहन रखे थे। शिव ने चुपचाप प्रार्थना की कि वह उसे स्वेटर खरीदने के लिए न कहे। रिसेप्शन डेस्क पर लिन ने शिव के कागजात की पुष्टि की और बताया कि वह अब अपना आयरन ईटर कलेक्ट कर सकता है। शिव की उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन लिन ने समझाया कि सिर्फ एक आयरन ईटर बचा है, क्योंकि शिव देर से पहुंचा। बचा हुआ आयरन ईटर हेल्थ और पर्सनालिटी इश्यूज से जूझ रहा था। शायद इसी वजह से उसे पहले किसी ने नहीं चुना। शिव ने अपनी स्थिति की तुलना पोकेमॉन के ऐश केचम से की और सोचा कि यह उसका पिकाचू वाला पल है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लिन के पीछे पीछे आयरन ईटर के शांत वातावरण में चला गया। वहां का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण था। पेड़, जंगल और बहती हुई नदी के ऊपर एक वॉकअवे। लिन ने बताया कि गर्मियों के मौसम में आयरन ईटर्स खास तौर पर आलसी हो जाते हैं। बड़े वाले ज्यादा शांत रहते हैं, जबकि छोटे वाले एक्टिव रहते हैं।
आखिरकार वे उस आखिरी आयरन ईटर तक पहुंचे जिसने उन्हें एक नाराजगी भरी नजर से देखा। शिव उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक आयरन ईटर पास के एक पेड़ से टकरा गया। शिव ने गहरी सांस लेते हुए सोचा कि यह आयरन ईटर शायद ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इसे अपना सबसे अच्छा साथी बनाएगा। लिन ने समझाया कि इस क्यूब को जन्म के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा था, जिससे यह दूसरों से कमजोर रह गया। जहां बाकी आयरन ईटर्स 1 साल की उम्र तक हार्ड एंड स्किल सीख लेते हैं, यह क्यूब अब तक उसे मास्टर नहीं कर पाया है। कई लोग इसे टैलेंट की कमी मानते हैं, लेकिन लिन ने बताया कि इस वजह से इसका व्यक्तित्व दूसरों से अलग है। जहां सामान्यतः आयरन ईटर्स काफी जेंटल होते हैं, यह क्यूब रेगुलरली अलग व्यवहार करता है। पेड़ों से टकराते हुए क्यूब हार्ड एंड स्किल सीखने और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। लीन ने क्यूब के अनुशासन की तारीफ करते हुए बताया कि उसकी कड़ी मेहनत उसकी नेचुरल टैलेंट की कमी को पूरा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आयरन ईटर्स में इतनी मेहनत और लगन बहुत दुर्लभ होती है। शिव ने सहमति जताई और माना कि भले ही क्यूब में टैलेंट की कमी हो, लेकिन उसकी दृढ़ता वाकई प्रेरणादायक है। लिन ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर क्यूब को टेमिंग डायमेंशन में पाला जाए तो उसकी स्किल्स तेजी से विकसित होंगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि क्यूब की कठिन ट्रेनिंग की वजह से उसकी भूख असामान्य रूप से ज्यादा है। जोश से भरे शिव ने क्यूब को अपनाने का फैसला किया। उसे आयरन ईटर्स की आलस्य भरी प्रवृत्ति को लेकर चिंता थी, लेकिन इस मेहनती क्यूब ने उसकी यह चिंता दूर कर दी। लिन ने उससे पूछा कि क्या वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि ज्यादातर टेमर्स टैलेंटेड बीस्ट्स को ही चुनते हैं। शिव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह मेहनत को ज्यादा महत्व देता है और इस क्यूब से उसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। लिन उसकी दृढ़ता देखकर मुस्कुरा दी। जब शिव ने डिस्काउंट मांगा तो लिन ने माफी मांगते हुए कहा कि सभी आयरन ईटर्स को समान रूप से ट्रीट किया जाता है। हालांकि इस खास मामले में उन्होंने उसे 1 महीने की आयरन बम्बू की सप्लाई देने की पेशकश की। शिव ने आभार व्यक्त करते हुए खुशी खुशी यह ऑफर स्वीकार कर लिया। लिन क्यूब के पास गई, जिसका नाम 11 था, और उसे प्यार से सहलाते हुए बताया कि उसे एक टेमर ने चुना है। टेलीपैथी के जरिए शिव ने 11 के विचार सुने। क्यूब शुरुआत में विरोध करते हुए बोला कि आयरन ईटर्स गुलाम नहीं हैं और वह अपनी ताकत खुद बढ़ा सकता है। लिन ने शांत रहते हुए 11 को उठाया और चेतावनी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने समझाया कि एक टेमर के साथ रहने से उसे हार्डन स्किल तेजी से सीखने में मदद मिलेगी और वह बेहतर जीवन जी सकेगा। यह सुनकर 11 ने शिव की तरफ देखा और अनमने मन से खाने और आरामदायक बिस्तर के बारे में सोचना शुरू किया। शिव ने मुस्कुराते हुए क्यूब को आश्वासन दिया कि वह उसे ये सब देगा जब तक वह इसे अफोर्ड कर सकता है। 11 ने अनिच्छा से सहमति जताई और जोर देकर कहा कि वह गुलाम नहीं है, लेकिन खाने और बिस्तर के लिए तैयार है। लिन उसकी जिद्दी स्वभाव पर मुस्कुराई और भरोसा जताया कि सही देखभाल के साथ 11 जरूर तरक्की करेगा। शिव ने पूछा कि क्या वे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लिन ने हामी भरी और देखते हुए खड़ी रही। शिव और 11 ने एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपना बंधन बनाया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, 11 शिव के टेमिंग डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो गया। लिन शांत खड़ी यह सब देख रही थी और 11 की असाधारण लगन और दृढ़ता पर विचार कर रही थी। लिन ने शिव और 11 दोनों के लिए बेहतर भविष्य की कामना की। शिव को कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया के बाद काफी थकान महसूस हुई, लेकिन जल्दी ही एक गर्म हरे औंरा ने उसे घेर लिया, जिससे उसे फिर से ऊर्जा मिलने लगी। लिन ने उसे उसके पहले पेट बीस्ट के साथ सफलतापूर्वक कॉन्ट्रैक्ट करने पर बधाई दी और सलाह दी कि 11 को टेमिंग डायमेंशन से परिचित होने के लिए समय दें। उन्होंने चेतावनी दी कि 11 को बार बार बुलाने और वापस भेजने से तनाव हो सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर 11 ठीक से टेमिंग डायमेंशन के अनुकूल हो गया तो वह 1 हफ्ते के भीतर हार्ड एंड स्किल सीख लेगा। अचानक शिव का स्किल्स हैंडबुक उसके सामने खुल गया। उसमें नोटिफिकेशन आया कि एक नया बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्ट हुआ है, उसके टेमर पॉइंट्स बढ़ गए हैं और नई रिकॉर्डेबल स्किल्स अनलॉक हो गई हैं। शिव को जल्दी ही एहसास हुआ कि वह ऊर्जा जो उसने थोड़ी देर पहले महसूस की थी 11 से आई थी। उसे यह भी समझ में आया कि यही ऊर्जा शायद लिन को 11 को संभालने में मदद कर रही थी, भले ही वह आयरन ईटर कितना भी जिद्दी क्यों ना हो। गहरी सोच में डूबे शिव ने इन नई घटनाओं को समझने की कोशिश की। लिन ने यह सब नोटिस किया और पूछा कि क्या कोई दिक्कत है।
शिव ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर में सुधार हुआ है और वह अभी भी इसके अनुसार खुद को एडजस्ट कर रहा है। लिन ने इसे सामान्य बताया, खासकर पहले बार के टेमर्स के लिए, और आश्वासन दिया कि वह समय के साथ इस बदलाव का आदी हो जाएगा। फिलहाल उन्होंने उसे सलाह दी कि पहले कागजी कार्यवाही पूरी कर ले। लीन ने उसे एक नोटपैड दिया और उसका पता भरने को कहा ताकि वे आयरन बम्बू की सप्लाई भेज सकें। उन्होंने समझाया कि बम्बू ताज़ा होना चाहिए और ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करना सही नहीं है। जब फ्री सप्लाई खत्म हो जाए तो शिव और खरीद सकता है, लेकिन उसे खुद खर्चा करना होगा। शिव ने बिना किसी झिझक के सभी शर्तें मान लीं। पेपर वर्क पूरा करने के बाद शिव ने थोड़ा झिझकते हुए एक और मदद मांगी। लिन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया है। शिव ने समझाया कि वह इस सुविधा का दौरा करना चाहता है ताकि आयरन ईटर्स के प्राकृतिक वातावरण को बेहतर तरीके से समझ सके। उसे यकीन था कि इससे वह 11 की ओर अच्छी देखभाल कर पाएगा। अपनी मुट्ठी बांधते हुए उसने अपने संकल्प को जताया और बताया कि वह टेमर बनने को लेकर कितना गंभीर है। एक अच्छा टेमर बनने के अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर शिव सेलिन कहती है कि वह सुविधा का दौरा कर सकता है और कभी भी 11 को खेलने के लिए ला सकता है। हालांकि वह उसे एक बार फिर याद दिलाती है कि अब कोई मुफ्त खाना नहीं मिलेगा। हमेशा मौके की तलाश में रहने वाला शिव मुस्कुराकर सहमति जताता है, लेकिन उसकी शरारती मंशा साफ दिख रही थी। अपने स्किल्स हैंडबुक में नया स्किल स्लॉट अनलॉक होने के साथ वह इस मौके का फायदा उठाकर बाकी आयरन ईटर्स के पास जाकर उनकी स्किल्स कॉपी करने की योजना बनाता है। 2 घंटे तक सुविधा का दौरा करने के बाद शिव बाकी आयरन ईटर्स की स्किल्स कॉपी करने में सफल हो जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, सभी के पास हार्डन स्किल होती है। यह एक लो लेवल मेटल टाइप की स्किल है जो उनके शरीर को एक अदृश्य कवच की परत के साथ मजबूत बनाती है। इस कवच का उपयोग रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए किया जा सकता है। शिव को विश्वास हो जाता है कि भले ही 11 को हार्डन सीखने में परेशानी हो, वह अपनी टेमिंग टैलेंट के जरिए उसे सीधे सिखा सकता है। आखिरकार शिव उस घर में पहुंचता है जहां उसे रहना है। घर पुराना है, लेकिन उसके पास एक बड़ा खुला क्षेत्र है जिसमें एक कोने में पेड़ है जो 11 के प्रशिक्षण के लिए एकदम सही है। वह अपने आयरन ईटर को समन करता है और उससे घर की सफाई में मदद करने के लिए कहता है। 11 बिना किसी झिझक के चलकर आता है और अपना चेहरा शिव की बाहों पर टिकाकर उसे सहारा देता है। अपने पेट बीस्ट की इतनी प्यारी हरकत देखकर शिव सोचता है कि इतनी क्यूट क्रिएचर से साधारण काम करवाना सही नहीं है। सफाई के बारे में पूरी तरह भूलते हुए शिव टेलीपैथी के जरिए 11 को हार्डन सिखाने का इरादा जाहिर करता है। 11 उसकी ओर थोड़ा भ्रमित होकर देखता है, लेकिन तुरंत अपनी मुट्ठी बांध लेता है। उसकी पंजे के चारों ओर एक पतली नीली परत बनने लगती है। अब शिव भ्रमित हो जाता है। वह 11 से पूछता है कि क्या यह मूव हार्डन था। 11 अपने तरीके से समझाता है कि उसने बस एक झपकी ली और जब उठा तो यह स्किल उसके पास थी। शिव उसे देखता है और फिर गर्व से मुस्कुरा उठता है। वह 11 के सिर पर गर्व से हाथ फेरता है, जैसे कोई अभिभावक करता है। उसे टेमिंग डायमेंशन के प्रभाव को पहली बार देखने का रोमांच होता है। उसे बताया गया था कि 11 को हार्डन सीखने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन यह केवल 2 घंटे में हो गया। इस बड़ी उपलब्धि के बावजूद शिव घर की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। वह 11 से जगह को साफ करने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन आयरन ईटर्स स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और सफाई को प्रशिक्षण नहीं माना जाता। शिव खुद भी घर को रहने लायक बनाने से ज्यादा 11 की स्किल्स को टेस्ट करने में रुचि रखता है। वह 11 को हार्डन स्किल फिर से सिखाने का फैसला करता है ताकि उसका स्किल लेवल बढ़ सके। आयरन ईटर हैंडबुक के अनुसार किसी भी स्किल के 4 लेवल होते हैं: बिगिनर, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट और परफेक्ट, और एक अतिरिक्त दुर्लभ लेवल जिसे फ्लॉलेस कहा जाता है। चूंकि 11 ने स्किल अभी अभी सीखी है, वह फिलहाल बिगिनर लेवल पर है।